हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा में पूछे गए हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर में। ये आप सभी का एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि आप सभी के जीएस पोर्शन से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी को करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये यहाँ पर आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर आप सभी का 2018 का है। यहाँ पर 2018 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर जो संविधान निर्मात्री सभा का विचार है ये किसने प्रस्तुत किया था, एम एन रॉय ने किया था। कब किया था, तो 1934 ईस्वी में पहली बार किया था। तो एक बार यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है वर्ष 1934 में पहली बार एम एन रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। यदि आपसे पूछा जाए कि ये किस आंदोलन के प्रखर नेता थे, तो वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी। किसकी ओर से किया है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किया है। कब किया है, 1938 में किया है। क्या किया है, तो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। जो संविधान है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनी गई संविधान सभा है इसके द्वारा किया जाएगा। साथ में यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा गया था आप सभी का निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है ये कब हुआ है, ये हुआ है 1749 से 1754 ईस्वी में यह युद्ध हुआ है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ है, तो 1763 ईस्वी में हुआ है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये 1761 ईस्वी में हुआ है। तो बी यहाँ पर सही नहीं होगा। एक बार यहाँ पर आप लोग फिर से देख लीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप लोग जीएस पे ध्यान देंगे, उतना ज्यादा स्कोर आप लोगों का अच्छा होगा। और आप लोग जीएस के साथ में आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट पर भी कमांड रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है 1746 से 48 में हुआ है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749-54 में हुआ है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी में हुआ है। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद में है लीलावती के लेखक, आप लोगों को पता होगा भास्कराचार्य है। लीलावती के लेखक कौन है, भास्कराचार्य है। और इन्होंने क्या बताया है ये यहाँ पर देख सकते हैं कि भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती है। ये किसके द्वारा रचित है, भास्कराचार्य के द्वारा रचित है। एक सुव्यवस्थित प्रारंभिक पाठ्यक्रम है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है, एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम है। आचार्य ने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रंथ सिद्धांतों शिरोमणि की रचना सक 1071 में की है। जो सिद्धांत शिरोमणि की रचना है कब की गई है, 1071 में इसकी रचना की गई है। लीलावती जो है संस्कृत में रचित है। गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो लीलावती प्राचीन ग्रंथ है तो यह किसका प्राचीन ग्रंथ है, तो गणित और खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। साथ में ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। यह पुस्तक उन्होंने अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर रखा है। जो लीलावती पुस्तक है किसके नाम पर रखा है, अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया है। सभी को पता है अजात शत्रु ने बनाया है। और बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजात शत्रु था। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजात शत्रु किसका पुत्र है, तो बिंबिसार का पुत्र है। अजात शत्रु ने मगध की जो राजधानी है अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी। बिंबिसार की हत्या किसने की है, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने की है।
जो मगध की राजधानी है किस प्रकार से प्राप्त की गई है? तो पिता की हत्या करके प्राप्त की गई है। और द्वितीय राजधानी किसको बनाया है? वाराणसी को बनाया है। अपने पिता के समान ही उसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया है। अजात शत्रु ने कौन सी नीति को अपनाया है? साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया है और साम्राज्य की सीमाओं को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। और अजात शत्रु ने अंग को कुछ जनपद हैं जिनको मिलाकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। तो क्या है यहाँ पर? लिच्छवी है, वज्जी है, कौशल है, काशी जनपदों को मिलाकर इन्होंने क्या किया है? तो एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया है। यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा कौन कौन से जनपद को मिलाया गया है। तो लिच्छवी है, वज्जी है, कौशल है, काशी है और यहाँ पर आप लोगों ने देखा है अंग है। तो ये सभी जो हैं जनपद, इनको मिलाकर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया है। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उसी ने की थी। किसने की थी? अजात शत्रु ने की थी। इसके बाद में है एक जो एका आंदोलन है, इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो प्रारंभ है ये किया गया है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है? तो उपज के रूप में किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एवं सीतापुर जिले में जो लगान होती थी, इसमें वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर किया गया है। क्यों किया गया है? लगान वसूली को लेकर यह आंदोलन किया गया है। और यह आंदोलन किस नाम से जाना गया है? तो एका आंदोलन के नाम से जाना गया है। अवध के किसान द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जो एका आंदोलन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो अवध के किसानों के द्वारा किया गया है। और इसमें कुछ जमींदार भी शामिल थे और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो मदारी पासी हैं और सहदेव है। कौन से हैं? मदारी पासी हैं और सहदेव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, जैतापुर महाराष्ट्र से संबंधित है, मीठी बिरडी गुजरात से संबंधित, कोबड्डा जो है ये भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? मेदिनीपुर जिले में स्थित है। जो हरिपुर है ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में स्थित है। और यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। जो किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप है। इसके बारे में देख सकते हैं कि इस द्वीप को नवंबर 1493 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। इसकी खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने सेंट मार्टिन द्वीप की खोज की थी। कब किया था? तो 1493 में किया था। 1493 में किया था। द्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है ये अपने तटीय लैगून और लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। जो द्वीप का दक्षिणी हिस्सा है ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लवण पटल एवं संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपसे इसका हिस्सा पूछा जाए तो दक्षिणी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? तो दक्षिणी हिस्सा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दक्षिणी हिस्सा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो तापी नदी है। कहाँ? कौन सी नदी है? तापी नदी है। अभी यहाँ पर तापी नदी के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं कि तापी जो नदी है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली पश्चिमी भारत की नदी है। जो ताप्ती नदी है कौन सी नदी है? तो पश्चिमी भारत की नदी है। और यह कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से, यदि आपसे ये पूछा जाए किसके मध्य से निकलती है, तो सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है। गिरती कहाँ है? तो ये गिरती है अरब सागर में। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। यह भारत की उन नदियों में सम्मिलित है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये नदी किस प्रकार से बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और साथ में ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। तो यहाँ पर आप लोग जितने भी पॉइंट है जरूर ध्यान रखिएगा और कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका जो
6 दिसंबर को एग्जाम आपका होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है किससे? तो यूएसए के संविधान से ली गई है। जो मूल मौलिक अधिकार है ये किससे संबंधित है? तो भाग 3 से संबंधित है। अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 12 से 35 है। अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई है? तो यूएसए के संविधान से ली गई है। और भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों को यह इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास यानी कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो भारत का राष्ट्रपति है किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये चुना जाता है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 है, अनुच्छेद है 52 से 78। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है भारत राज्य का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये जनता के प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। यह जनता के प्रत्यक्ष रूप द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि किसके द्वारा किया जाता है? एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है। और इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 40 है। भाग कौन सा है? भाग 4 है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया है। कौन सा खंड जोड़ा गया है? तो खंड है 9। खंड कौन सा है? 9 है। पंचायतें के नाम से उल्लेखित है। खंड 9 को क्या कहा गया है? पंचायतें कहा गया है। खंड 9 कहे या भाग 9 कह दे, खंड 9 या भाग 9। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंचायतें से। और ये जो संविधान संशोधन हुआ है ये कब हुआ है? 1992 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनसंख्या की बात की गई है। जनांकिकी आंसर सी यहाँ पर सही है। इसके बारे में देख सकते हैं कि जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनांकिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनांकिकी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको डेमोग्राफी बोलेंगे। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसीसी लेखक आशले गुहलार्ड ने किया था। कब? 1855 में किया था। ये पूछा जा सकता है तो जरूर ध्यान रखिएगा। जो डेमोग्राफी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो फ्रांसीसी लेखक है। कौन है? आशले गुहलार्ड है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जो आप सभी का 2018 में पेपर हुआ था। इसमें आप सभी का कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप सभी लोग 2025 के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिएगा। जो 2025 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आप सभी लोग जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था किसके बारे में पूछा गया था? कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 100वें स्थान पर रखा गया था। ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप सभी का क्वेश्चन 2025 के आधार पर कुछ इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया? तो यहाँ पर एन के सिंह है।
यहाँ पर आपने देखा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है। उद्दीपक फसल यहाँ पर आपका चाय हो जाएगा। तो जो चाय है एक उद्दीपक फसल है। उद्दीपक फसल होता क्या है, तो इसके अंतर्गत आप सभी के तंबाकू है, चाय है, कॉफी है, अफीम है, ये सभी आते हैं। और गेहूं रबी की फसल है, मक्का जायद की फसल है, अरहर एक दलहनी फसल है। गेहूं किसकी फसल है, तो रबी की फसल है। मक्का जायद की फसल है, अरहर दलहनी फसल है। अरहर से ही पता चल रहा कि ये एक प्रकार की दाल है, तो दलहनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो जो केंद्रीय संस्थान है यह स्थित है मखदुम, मथुरा में स्थित है। कहाँ पर है, मथुरा में स्थित है। मथुरा कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। इसके बारे में देख सकते हैं कि जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान है ये कहाँ पर है, अधिक नगर में। कहाँ पर है, अधिक नगर में है, राजस्थान में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हिसार, हरियाणा में। अधिक नगर कहाँ है, राजस्थान में है। हिसार कहाँ है, हरियाणा में है। हाल ही में मथुरा में हाथियों के लिए एक जलीय अस्पताल खोला गया है। हाथियों के लिए जो जलीय अस्पताल है ये कहाँ पर खोला गया है, मथुरा में। नेक्स्ट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर, तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत वर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, कब की गई है, तो 1974 ईस्वी में की गई। 1974 ईस्वी में की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है पायलट आधार पर की गई है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन की गई है। कहाँ पर, पुडुचेरी में 1974 में की गई है। पुडुचेरी में की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पर की गई है, पुडुचेरी में की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है किसके आधार पर की गई है, तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पायलट के आधार पर की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय महिला टीम का कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो एशिया कप जीता गया है ये किसके द्वारा जीता गया, इसमें कितने टीम में कितने सदस्य थे और यहाँ पर कप्तान कौन था, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 2017 की बात करें तो रानी रामपाल है, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ये क्वेश्चन 2017 का आपका है, लेकिन संभावना है इसके पूछे जाने की कि ये आप सभी का एक बार फिर से पूछा जा सकता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। यह 1000 किलोमीटर की मारक सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंचा सकता है। सही है, यहाँ पर यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, ये भी आपका सही है। यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है, ये भी आपका सही है। लेकिन ये यहाँ पर 4th पॉइंट गलत हो जाएगा, यह एक पाराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है, ये यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है, तो ओखी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था, इसको क्या कहा गया है, ओखी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे है, तो कितनी संख्या है यहाँ पर, 652 है, 652 संख्या है। एक बार यहाँ पर यूपी का क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिए। जो उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थायी निकायों की संख्या कितनी है, 652 है। इसमें 199 सीट नगर पालिका की हैं, 438 सीट ग्राम पंचायत की हैं और 17 सीट नगर निगम की हैं। और इसमें वार्ड कितने हैं, तो 11,995 वार्ड के लिए भी मतदान संपन्न हुआ है। वार्ड कितने हैं, तो 11,995 वार्ड है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल में निधन हो गया है का नाम क्या है, प्रोफेसर UR राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष
कार्यक्रम संबंधित है किससे? जो इंद्रधनुष कार्यक्रम है यह संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये इसका उद्देश्य था 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना जिन्हें टीके नहीं लग पाए थे। नेक्स्ट है समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल है दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार क्या कहलाएगा? तो ये जो व्यवहार है ये क्या क्या कहलाएगा? अभिसारी लेंस की भांति होगा। एक बार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस रखे जाते हैं जिनमें क्या है, एक उत्तल है दूसरा अवतल है और ये दोनों एक दूसरे से सटाकर रखे जाते हैं, तो इस व्यवहार को क्या कहा जाएगा? समतल चादर की भांति होगी। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है पहला सही है। यहाँ पर आंसर क्या सही है? अभिसारी दर्पण। ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला दिया गया है। F बराबर क्या होता है? F1 प्लस F2 और F1 है क्या? अभिसारी लेंस है और F2 है अपसारी लेंस। अभिसारी में क्या होगा? पॉजिटिव होगा और अपसारी में निगेटिव होगा, तो मिलकर यहाँ पर फोकस दूरी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सेक्रीन क्या है? सेक्रीन यहाँ पर कहा गया है कार्बोहाइड्रेट है जबकि यह कार्बनिक यौगिक है। एड्रेनलिन क्या है? हार्मोन है। थाइमीन क्या है? ये विटामिन है। कैरेटीन क्या है? प्रोटीन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है आंसर आपका पहला सही है। सेक्रीन क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। सेक्रीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है? तो यह कार्बनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास का आभास कराता है। जो सेक्रीन है ये कृत्रिम मिठास कराता है और इसमें भोजन ऊर्जा नहीं होती है। आगे के 3 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी लोग कंटिन्यूटी चाहते हैं तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।